बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मैं अब्दुर्रऊफ़ जावेद डीएसपी लीगल आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम ऑफिसर्स के लिए फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा और शेखपुरा रीजन, इन रीजन्स का रिज़ल्ट पीपीएससी ने सब इंस्पेक्टर की जो पंजाब पुलिस के अंदर सीट्स आई थी अनाउंस कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स के हमें मैसेज रिसीव हो रहे हैं। बहुत बहुत सबको मुबारकबाद। अल्लाह आपके लिए ये कामयाबी बाइस इज़्ज़त बनाए, बाइस फ़ख्र बनाए और बाइस निजात बनाए। मैं सबसे पहले किसी भी कामयाबी के लिए जो बेंचमार्क यार्डस्टिक सेट करता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपकी आखिरत अल्लाह के सामने आपकी जवाबदेही का अमल अगर कंप्रोमाइज़ किसी कामयाबी से हो तो बेसिकली वो कामयाबी नहीं होती, वो एक लम्हाती खुशी तो हो सकती है जिसमें अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रज़ा का हुसूल शामिल नहीं होता। सबसे पहले अपना जब क्राइटेरिया बेंचमार्क सेट करें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर शामिल किया करें कि क्या इस कामयाबी में अल्लाह की रज़ा का हुसूल का सिलसिला भी शामिल है या नहीं है। सब इंस्पेक्टर की पंजाब पुलिस के अंदर एक ऐसी सीट है जहां से आप अल्लाह की कामयाबी, अल्लाह की खुशनुदी के बहुत से सामान हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी सीट है जहां पे आप जालिम का हाथ रोक सकते हैं, मजलूम की दादरसी कर सकते हैं। वालिदैन के लिए नेकनामी के बहुत से सामान यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप तनदही के साथ मेहनत और दिल लगी के साथ मेहनत करें, दिल जोई के साथ जुट जाएं इस अपनी महकमा पुलिस के अंदर इस जॉब में, तो बतौर सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में आपके करियर का आगाज़ बाकमाल आगाज़ होता है। और जिस तरह मौजूदा सेटअप चल रहा है, यानी करंट सिनेरियो में प्रमोशन स्ट्रक्चर्स बहुत बेहतर हो रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर या किसी भी दीगर डिपार्टमेंट के अंदर। हर आए रोज़ पॉलिसीज बदलती रहती हैं, बहुत बेहतर स्कोप है, बड़ा अच्छा यहाँ पे फ्यूचर है। आप हर लिहाज से अपनी नेकनामी बना सकते हैं, खुशियों के सामान मौजूद हैं, अल्लाह की रज़ा का हुसूल शामिल है। आपकी सोसाइटी के अंदर एक से बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ नौइयत की जो जॉब्स होती हैं उनके साथ भी अगर आप कंपैरिजन करें तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम होता है कि आप पंजाब पुलिस में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप अपनी अगली फेजेस, यानी जो साइकोलॉजिकल फेज है और फाइनल इंटरव्यू फेज है, उसमें सीरियस होके मुकम्मल दुरूद शरीफ को अपना ओढ़ना बिछोना बनाते हुए अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो आपके लिए यह सफ़र आसान भी हो जाएगा और मुख्तसर भी हो जाएगा। यानी दुरूद शरीफ इस सारे सफ़र में बिलखुसूस और रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिलअमूम इसको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें तो आपके लिए अल्लाह एक ऐसा माइंडसेट दे देगा जिससे आप बहुत से चैलेंजेस को बतरीका एहसन उनसे निमट सकते हैं। चैलेंजिंग लाइफ ऑब्वियसली होती है, अनईजी वहां पे आप ये समझ लें कि अनईजीनेस नहीं होगी। जो चीज आपके लिए ताज का सबब बनती है, नेकनामी का सबब बनती है, जालिम का हाथ रोकते हैं, आपके लिए वहां पे अनईजीनेस भी आती है, लेकिन आपके साथ आपका डिपार्टमेंट खड़ा होता है, आपका ज़मीर मुतमइन होता है, आप जालिम की साथ में नहीं खड़े होते, आप मजलूम के साथ खड़े होते हैं, सीना तान के खड़े होते हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं। तो इस सारे स्ट्रांग माइंडसेट के लिए दुरूद शरीफ बहुत अहम है। इस चीज़ को अहम जानिएगा। अपनी ज़िंदगी की तमाम तरजीहात को सेट करते हुए दुरूद शरीफ को ज़रूर साथ रखिएगा। ये बहुत अहम मैसेज है आपको ज़िंदगी की, यानी अमली मैदान में जब उतरते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हों। एक हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ, हमने तैयारी का आगाज़ बहुत पहले कर दिया था,
लेकिन बीच में 3-4 ऐसे ट्रेंड्स आ गए जिसमें इंस्पेक्टर लीगल था, SDEO का लॉ का पोर्शन था, तो उनको फिर, क्योंकि उनका 17 तारीख को पेपर था, तो हमें प्रायोरिटीज की लिस्ट को रिप्रायोरिटाइज करते हुए, और अभी हमने सोचा कि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो जरा उस साइड पे हमने शिफ्ट किया माइंडसेट को। इस वजह से आपके साथ ये सिलसिला मुनक़ता हुआ, उसके जरिए माजरत। अब हम बाकायदा तौर पर अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें इंशाअल्लाह हमने जिन जिन चीज़ों को सामने रखना है, आज कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को आपके सामने एक प्रॉपर शेड्यूल की शक्ल में, लाइन ऑफ एक्शन के एक रोड मैप की शक्ल में डिस्कस करूं, ताकि आपका इंशाअल्लाह लाइक ये आज फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, शेखपुरा, ये 4 रीजन्स हैं जिनका रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तो ऐसे ही ये रवायत अब चल निकली है, तो विद इन कपल ऑफ डेज रिमेनिंग जो रीजन्स हैं उनका भी रिजल्ट अनाउंस हो जाना है। और हमने इन तमाम रीजन्स की जो हिरार्की है, केमिस्ट्री है, रीजन्स का जो लैंडस्केप है ज्योग्राफिकली, इनको भी हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, यानी आपकी पर्सनल प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके जो नेटिव सिटी है उसकी प्रोफाइल, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल को तैयार करेगी। अब उसके साथ साथ फिर आपके एकेडमिक, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लिखते आइएगा मेरी चीजें। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल में जो जो चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। ये आपकी साइकोलॉजिकल फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनसे आपने हर सूरत में कमा हक को, जिस तरह इसका हक है आप इसको तैयार करिएगा, इसको छोड़ ना दीजिएगा। फिर जब आपकी पर्सनल प्रोफाइल में, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके घर से बात शुरू करके डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएंगे, डिवीजन तक ले आएंगे। उसके बाद फिर आपकी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, जहां से आपने तालीम हासिल की है, वो मैट्रिक से लेकर BS तक, BSc तक, MSc तक, यानी जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उस तक आपके इंस्टीट्यूशन को हर सूरत में हम डिस्कस करेंगे। आपके इंस्टीट्यूशंस, खा वो मैट्रिक का हो, FSc का हो, BS लेवल का हो, उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज या आपके डिपार्टमेंट या आपके इंस्टीट्यूशन का पाकिस्तान मूवमेंट में कोई रोल, या अदरवाइज पोस्ट पार्टीशन इरा में कोई रोल, या करंट इरा में कोई ऐसा वाइब्रेंट रोल जिसका जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपकी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, और फिर आपने अपना मैट्रिक, FSc, BS ऑनर, या BS आपका BSc हो, या MS ऑनर या MSc हो, आपको याद रखिएगा आपके रोल नंबर्स लिख लें। रोल नंबर्स के साथ साथ आपने जो टोटल मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल कितने में से कितने मार्क्स हासिल किए हैं, यह आपका जानना बहुत जरूरी। इंस्टीट्यूशनल जब अपना सेटअप बनाना है, वहां पे आपके तालीमी इदारे की टोटल हमने देखना है हिस्ट्री, और उसके साथ साथ आपका एकेडमिक, आपके टोटल मार्क्स, आपका रोल नंबर, मैट्रिक, FSc, BS, रोल नंबर मत भूलिएगा। अब जब अपनी पर्सनल प्रोफाइल तैयार करते हैं, आपका नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, यहां पे आपने ठहर जाना है, फिर नाम वाली साइड पे वापस आ जाइएगा। मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, प्रोफेशन के एतबार से मेरे वालिद साहब ये करते हैं, हम इतने बहन भाई हैं, इन तमाम बहन भाइयों में मेरा इतना नंबर है। अब अगर यहां पे आपके वालिद साहब कसीरुल अयाल हैं, लाइक आप 10 बहन भाई हैं, आप 3 हैं, आप 4 हैं, आपके वालिद साहब ने जिंदगी में किसी चैलेंज को फेस किया, इवन देन उन्होंने तालीम को कंप्रोमाइज नहीं किया, आप उनकी ये रिमार्केबल अचीवमेंट बताएंगे। और फिर यह भी बाज़ औक़ात होता है कि बाज़ पेरेंट्स के यहां अल्लाह ज्यादा बेटियां देता है,
तो मेरे वालिद साहब ने बेटियां होने के बावजूद तालीम पे कंप्रोमाइज नहीं किया। आप फीमेल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। आपका यह पॉइंट कि मेरे वालिद साहब ने इररेस्पेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड तालीम को अहम समझा। सो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे वालिद साहब तालीम को अपने बच्चों के लिए, खा वो बेटा हो या बेटी, तरजीहात में टॉप पे रखते हैं। यह बड़ा अहम पॉइंट है। बहन भाइयों को बता दिया। बहन भाइयों में आप कहां पे खड़े हैं? आपका नंबर दूसरा है, तीसरा है, पहला है? यह बड़ी अहम चीज है, आपको याद रखना चाहिए। अब यहां पे वो आपको एक परफॉर्मा देता है। वो कहता है कि आप अपने वालिद साहब का नाम, अपनी वालिदा मोहतरमा का नाम और नीचे अपने बहन भाइयों की मुकम्मल उम्र के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। आपने आप 7 बहन भाई हैं, आपका नंबर 4th नंबर पे है। अब आपने आपसे ऊपर जो आपके 3 बड़े बहन भाई हैं, सबसे बड़े की उम्र है 28 साल, उससे छोटी बहन की उम्र है 25 साल, उससे छोटे भाई की उम्र है 23 साल या 24 साल, फिर आपका नंबर है, और बाकी जो सीक्वेंस ऐसे चले। अब यहां पे उस टाइम साइकोलॉजिकल फेज के अंदर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सीक्वेंस इस तरह बना लेते हैं कि उनकी मिसाल के तौर पर एज है 23 साल और वो अपने आप को दूसरे नंबर पे रखते हैं या तीसरे नंबर पे रखते हैं, 6 नंबर पे रखते हैं। तो जो बाकी उनके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनकी सीक्वेंस वो इस तरह बना लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ का उन्हें आइडिया नहीं होता। और जब अपनी फेज पे आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ उनकी अपनी तो वहां पे रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, तो वो मैच नहीं कर पा रही होती कि पहले ये सीक्वेंस है और अब ये सीक्वेंस है। सो आज ही या कल आप जितने बहन भाई हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को सामने रख के आपने उनकी एज नंबर्स में 26 साल, 27 साल, 25 साल, 28 साल जितनी भी है, आपका नंबर कहां पे है? मसलन ऊपर लिखा है आपने ब्रदर, सबसे ऊपर भाई है, फिर सिस्टर, फिर आप खुद हैं। वहां पे आप एस लिखेंगे, एस से मुराद सेल्फ है, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर। ये आप इस तरह लिखेंगे और आपके सामने ये चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि आप कहां पे खड़े हैं और आपने जो सीक्वेंस बताई है वो ठीक है या नहीं। यानी सबसे बड़ा भाई था, उसकी 28 साल है, उससे नीचे सिस्टर है, उसकी 26 साल है, वहां पे मैं आता हूं, मेरी उम्र है 23 साल, और ब्रदर नीचे है, उसकी उम्र है 22 साल, और सिस्टर है, उसकी यहां पे 21 साल है। अब वो यहां से ये आइडिया लगा सकता है कि सबसे बड़े भाई की उम्र 28 साल है, इसकी 26, उससे सिस्टर की 26 साल है। अब इसने 3 साल का यहां पे गैप दे दी है, नीचे भी 1-1 साल का गैप है। वो यहां पे फिर डबल माइंड हो जाएगा कि इसको अपनी बहन भाइयों की शायद एज का सही नहीं आइडिया। सो इस एस्पेक्ट को आज ही सेट कर लीजिएगा। बाबा मम्मा हम 4 भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 7 हैं, हमारी एजेस आपने लिख लेनी है, ताकि अगर परफॉर्मा आपके सामने रखे तो आपको किसी किस्म की यहां पे उलझन नहीं होनी चाहिए। ये आप अपना उस टाइम परफॉर्मा सेट कर रहे होते हैं। ये बड़ी अहम चीज है जब आपने अभी अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। सो इसके बाद जब आपकी पर्सनल प्रोफाइल तैयार हो रही है तो हमने आपका नॉमेनक्लेचर लिख लिया, आपके अब्बू का प्रोफेशन लिख लिया। अब आपकी जो इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, वो भी आ गया। आपके टोटल मार्क्स, आपकी रोल नंबर्स आपको यहां पे याद होने चाहिए। टोटल मार्क्स की डिटेल आ जाएगी। उसके साथ साथ यहां पे बड़ी अहम बात करने लगा हूं। आपने मुकम्मल तौर पर आपके एफएससी में, बीएस के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे 2 आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक सब्जेक्ट भी रख लें जिस पे आपका बीएस हो, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस हिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, किसी में भी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फाइनल डिग्री जिसके अंदर है उसके बारे में आपकी स्ट्रांग ग्रिप हो,
उस हवाले से आपको 2-3 सब्जेक्ट्स के अंदर कमांड हासिल हो, वो आपसे पूछ सकता है कि आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा है, या आपसे पूछ सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपके लिए ये सवाल अब आज से बेटा अननोन नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी यहां पे एकेडमिक क्लैरिफिकेशन भी हो गई, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भी बन गई, डिस्ट्रिक्ट तो मेंशन कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट को सामने रखते हुए आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो किन किन चीजों को सामने रखना है। मैं मिसाल देता हूं, मेरा बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट है, आपका सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, आपका बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट है, तो किस डिवीजन का यह डिस्ट्रिक्ट है। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सवालात जो हैं वो बबल अप होना शुरू हो जाएं। आपका किस डिवीजन से मुंसलिक है जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपकी डिवीजन के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बहावलपुर डिवीजन है और हमारी बहावलपुर डिवीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहावलनगर, रहीम यार खान और बहावलपुर। अब ये डिवीजन बहावलपुर डिवीजन कब बनी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जहां भी बैठे हैं, फैसलाबाद डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, शेखपुरा डिवीजन, इनको रीजन भी बोलते हैं। जब आप पुलिस के अंदर आएंगे तो हमने इनको रीजन याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है, ये रीजन है बेसिकली, इसीलिए इनको आरपीओ कहते हैं, जो रीजनल लेवल पे जो हमारा सीनियर कमांड का ऑफिसर होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। क्या बोलेंगे हम, आरपीओ, रीजनल पुलिस ऑफिसर। आपकी ये रेंज है, आपसे पूछा जाएगा आपकी रेंज कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी बहावलपुर रेंज है, या मेरी बहावलनगर रेंज, मेरा फैसलाबाद रेंज है, या मेरी शेखपुरा रेंज है, सरगोदा रेंज है, या साहिवाल रेंज है। ये डिवीजन कब बनी। अब इस डिवीजन का एरिया के एतबार से और पॉपुलेशन के एतबार से सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपकी डिवीजन का यानी रेंज का अक्रॉस द पंजाब पॉपुलेशन, मैं अभी रेंज की बात कर रहा हूं, आपकी रेंज का पॉपुलेशन के एतबार से अक्रॉस द पंजाब और एरिया के एतबार से पूरे सूबे में कौन सा नंबर है। मिसाल के तौर पर भावलपुर रेंज जो है वो पंजाब में एरिया के एतबार से सबसे बड़ी रेंज है, सबसे बड़ी डिवीजन है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है, इसकी 6 तहसीलें हैं। अब मैं देखूं लिटरेसी रेट के एतबार से, पहले मैंने पॉपुलेशन का कहा, पॉपुलेशन के एतबार से, आबादी के एतबार से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, एरिया के एतबार से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बड़ा अहम पॉइंट है। अभी मैं रेंज की बात कर रहा हूं। अब पॉवर्टी के एतबार से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, प्रोडक्शन के एतबार से कोई क्रॉप है, मिसाल के तौर पर गन्ना है, कपास है, चावल है, गंदम है, इस एतबार से आपकी डिवीजन का पंजाब में कौन सा नंबर है। आपकी डिवीजन का लिटरेसी रेट क्या है, आपकी डिवीजन में पॉवर्टी रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, कोई हिस्टोरिकल प्री पार्टीशन इरा के अंदर आपकी रीजन में, आपकी डिवीजन में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो आपकी डिवीजन से मुंसलिक हो, एसोसिएटेड हो। करंट इरा कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर किसी भी डिवीजन, आपकी डिवीजन की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो पॉलिटिकल हो, वो रिलीजियस हो, वो समाजी सतह पे काम कर रही हो, वो कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हो, कोई इंसानी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए अपना रोल प्ले कर रही हो कोई शख्सियत, उनको आप ऐड करिएगा। अब मैं डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ जाता हूं। आपका डिस्ट्रिक्ट इन्हीं पैरामीटर्स को सामने रखिएगा। पॉपुलेशन के एतबार से कितनी आबादी है यह भूलना नहीं है आपके डिस्ट्रिक्ट की, मेल फीमेल रेशो कितनी है,
एरिया कितना है आपके डिस्ट्रिक्ट का? बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने लगा हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करती है, आपकी डिवीजन किन किन दूसरी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट से टच करती है, यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मिस कर गए तो बेसिकली इंटरव्यू आपके बारे में वो जानकारी कामल होता है, बाकी जो आपके इत्मीनान का, कॉन्फिडेंस का लेवल है, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होना ही होना है, उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। इन सारी चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ आप तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपने वेल इन टाइम इन चीजों को प्रिपेयर किया होगा। अब जब ज्योग्राफिकली आपने देख लिया आपकी डिवीजन किस डिवीजन से ज्योग्राफिकली एडजेसेंट है, अटैच्ड है, आपका डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकली किन दीगर डिस्ट्रिक्ट से अटैच है। अब पंजाब की सतह पे मैं चला जाता हूं। आप पंजाब के वासी हैं तो इंडियन पंजाब का फर्ज कर लें, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, साथ बिल्कुल इंडिया है, इंडियन पंजाब है। इंडियन पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट उसको एसोसिएटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं? यह हमारा भावलपुर रीजन है, रहीम यार खान की पट्टी है, आप देख रहे हैं भावल नगर है। इंडियन पंजाब के कौन कौन से यहां पे डिस्ट्रिक्ट अटैच होते हैं, एडजेसेंट हैं ज्योग्राफिकली इसके साथ? कौन सा अगर वो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसीलें कौन सी हैं, अगर डिवीजन है तो उसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब एक मैं प्रोविंशियल लेवल पे निकल गया हूं तो प्रोविंशियल लेवल पे भी यही पैरामीटर सामने रखने हैं। आबादी के एतबार से पंजाब का कौन सा नंबर है, एरिया के एतबार से पंजाब का कौन सा नंबर है, पॉवर्टी के एतबार से, ग्रोथ रेट के एतबार से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के एतबार से कौन सा नंबर है, लिटरेसी रेट क्या है पंजाब का, रिमेनिंग जो हमारे प्रोविंसेस हैं किस किस प्रोविंस से कितनी कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है पंजाब, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं डिस्ट्रिक्ट में आ गया। अब आपकी यहां पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एमएनएस कौन से हैं और कितने हैं। एमएनएस कौन कौन से हैं, उसका नाम, आपके हलके का नंबर कौन सा है, आपके एमपीएस कौन कौन से हैं, एमपीएस का नाम आपको पता हो, आपके एमएनएस, एमपीएस, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएं। यार थोड़ी सी आवाज कम करिएगा, थोड़ी सी आवाज कम करिएगा। उमर थोड़ी सी आवाज कम कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज कम कर लीजिए, आवाज कम कर लीजिए थोड़ी सी। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गए। अब आपने यहां पे भी देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिरार्की है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, बिलखसूस जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आपके डीपीओ का नाम क्या है, आपके जो एसडीपीओ साहब हैं, एसडीपीओ, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बस इतने सब इंस्पेक्टर आपके लिए। एसडीपीओ किस चीज का एब्रीवेशन है? डीएसपी तो सुना है, वो किस चीज का एब्रीवेशन है? वो हम जब डिपार्टमेंट की हिरार्की की तरफ आएंगे जरूर पढ़ेंगे हम। लेकिन एसडीपीओ का सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर वो कौन है? आपका मुकामी थाना कौन सा है? अब मैं आपके थाने के पास आ गया हूं। मेरा थाना मिसाल के तौर पर बगदादुल जदीद है, या मेरा थाना मिसाल के तौर पर चिश्तियां सदर है या डहरा वाला है। कोई भी थाना, उसका एसएचओ कौन है? आपने कभी विजिट किया है अपने थाने को? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर विजिट किया है तो कब किया है, किस एसएचओ से मिले, और आपने वहां पे जाके क्या ऑब्जर्व किया आपकी क्या फीलिंग्स हैं? इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप में से हर एक ने अपने पुलिस स्टेशन, मुकामी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाना है, अपनी डायरी पकड़नी है, आपने जाके एसएचओ से मिलना है कि सर मैंने सब इंस्पेक्टर का जो रिटन पोर्शन है, रिटन इम्तिहान, तहरीरी इम्तिहान है, वो क्वालिफाई कर लिया है। अब मेरी साइकोलॉजिकल और फाइनल इंटरव्यू फेज के लिए तैयारी का अमल जारी है। तो मैं आपके पास आया हूं ताकि मैं ये जान पाऊं कि
एक थाना किस तरह काम करता है, उसकी वर्किंग सारी किस तरह अमल में लाई जाती है, एक थाने का एरिया कितना होता है, वो अपने थाने के एरिया को किस तरह डिवाइड करता है ऑफिसर्स के दरमियान, एक थाने का जो ऑफिसर मोहतमम होता है जिसको हम SHO कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो रैंक के एतबार से सब इंस्पेक्टर होता है, ASI होता है, हेड कांस्टेबल होता है या इंस्पेक्टर होता है। SHO किसे कहते हैं? SHO अपने एरिया को किस तरह अपने ऑफिसर्स के दरमियान डिवाइड करता है, और जो एरिया एक ऑफिसर के हिस्से में आता है जहां पे उसने लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, जहां पे क्राइम रेट को उसने देखना है, वहां की 15 कॉल पे उसने रेस्पॉन्ड करना है, उसको बीट कहते हैं। बीट, ये किसकी बीट है, ये किसकी बीट है, ये डिवाइड किया होता है। सो आपकी बीट का जो ऑफिसर है उसका नाम क्या है। और फिर एक थाने का जो रिकॉर्ड होता है वो किस तरह मेंटेन किया जाता है। आपने क्या कभी खुद विजिट किया? आप थाने के अंदर गए हैं, आप मुहर्रर के कमरे में गए हैं जिसको हम हेड कांस्टेबल कहते हैं, आप वहां पे किसी गाइड से मिले हैं? क्या गाइड करने वाला कोई मौजूद था वहां पे? आप वहां पे फ्रंट डेस्क को कहीं लिखा देखा है आपने? क्या वहां पे क्यूमेटिक मशीन है कोई? उसका क्या फंक्शन होता है? टोकन सिस्टम है कोई? क्या वहां पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस के हवाले से आपने कोई डिजिटल सिस्टम देखा, या आपको 1980 का या 1970 का या 2000 का पुलिस स्टेशन नजर आया जहां पे डिजिटली कोई एडवांस चीजें आपको नजर नहीं आई? थाने के रिकॉर्ड को डिजिटली किस तरह मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, और मैनुअल रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन किया जाता है। थाने के अंदर कुल कितने रजिस्टर होते हैं? अगर 25 रजिस्टर हैं तो उनमें से कौन कौन सा रजिस्टर हज़फ हो गया है? पहला रजिस्टर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा है? इंपॉर्टेंट रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? ये सारा कुछ मेंटेन करना मुहर्रर की जिम्मेदारी होती है। थाने की मां किसे कहते हैं? आप थाने के अंदर गए हैं तो आप समझते हैं कि ये जो आपको रिसीव करने का वहां पे जो मैकेनिज्म है, आपको गाइड करने का मैकेनिज्म है। आपने SHO के पास बैठकर या किसी थानेदार के पास बैठकर आपने कोई इकट्ठ, कोई पंचायत या कोई इस तरह का डायलॉग या मुकदमाबाजी या कोई फैसला करने का अमल देखा, तो आपने क्या महसूस किया कि वहां पे अभी भी 2025 में हमारे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो सबसे पहला पिलर है पंजाब पुलिस, जिसका इंशाल्लाह आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि इसके अंदर मुकामी सतह पर, ग्रास रूट लेवल पर एक कांस्टेबल का रवैया ठीक था, गेट पे जो संतरी मौजूद था उसका रवैया, उसका टर्नअप ठीक था, उसका यूनिफॉर्म पैटर्न ठीक था, उसका कंडक्ट ठीक था। उसके बाद आप फ्रंट डेस्क पे गए हैं, वहां पे आपने कोई इश्यूज देखे, आप किसी SHO से मिले हैं या थानेदार से मिले हैं, तो आपने वहां पे क्या महसूस किया, आपकी महसूसात क्या है? इसलिए कहा है कि आप हर सूरत में डायरी साथ लेके जाइएगा। 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, लेकिन मेरे इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को आपने कवर करना है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ही आपको बता सकता है कि आपने इन सारी चीजों को किस तरह तैयार करना है। अब मेरा सवाल है कि आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी एक पुलिस डिपार्टमेंट के काम करने के तरीकाकार को किस तरह मजीद ट्रांसपेरेंट, इजी एक्सेस के साथ, इंक्लूसिवनेस इसमें किस तरह ला सकते हैं, ताकि लोग खुद ही इस सारे सिस्टम को समझते हुए खुद ही अपने लिए और दीगर अफराद मुआशरा के लिए, हमारे अमनो
आर्म को कायम करने का जो सबसे हमारा बेसिक फर्स्ट विंडो है, उसमें आप क्या समझते हैं कि अभी क्या क्या इकदाम करने की जरूरत है? या आप समझते हैं थाने में गए और परफेक्ट सिस्टम है? क्या वहां पे कोई सिफारिश का कल्चर तो नहीं है? रिश्वत का बाजार तो गर्म नहीं है? वहां पे कानून कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा? फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो 15 कॉल पे रेस्पॉन्ड करता है, उसका मैकेनिज्म आपको ठीक लगा है? ये सारी चीजें आपने वहां पे लिखनी है, समझनी है। ये आपकी जात का हिस्सा होना चाहिए। मत सोचिएगा कि अभी तो हम भर्ती होने जा रहे हैं तो अभी इन सवालों की जरूरत नहीं है। बेटा, अभी ही इन चीजों की जरूरत है। इन सारी चीजों से आपकी साइकोलॉजिकल फेज और आपकी फाइनल इंटरव्यू फेज के अंदर आपका जो माइंडसेट डेवलप होगा वो सबसे वाइब्रेंट होगा, सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे यूनिक होगा। और जो आपके पैनल के अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं वो ये कहेंगे कि दिस पर्सन इज द बेस्ट चॉइस। ये मैंने अभी डिपार्टमेंट की हिरार्की की बात नहीं की बेटा, अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? आपको अपने बारे में। आपका मुकामी थाना है, अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपने मुकामी थाने के अंदर खड़े हैं। ये आपने वहां पे जो जाके देखा उनको लिखना है। अब जब आपने इन चार चीजों की जानकारी कर ली, अब आपके लिए डिपार्टमेंट की अलफ बे जीम का जानना भी बहुत जरूरी है। इसका हिरारिकिकल स्ट्रक्चर क्या है? इसका सबसे सूबे का जो सीनियर ऑफिसर होता है उसका नाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस है। उस मनसब का नाम बता रहा हूं, अभी ऑफिस होल्डर का नाम नहीं बताया। डॉक्टर उस्मान अनवर, हमारे जो हरदिल अजीज जो कमांडर हैं इस टाइम पंजाब पुलिस के, जिन्होंने रीवैम्प करके रख दिया, इनकलाब बर्पा कर दिया इस पंजाब पुलिस के अंदर। वो हम इनकलाब की बात करें, वो डिजिटल इनकलाब हो, वो प्रमोशन के हिसाब से इनकलाब हो, वो सिपाह की बेहतरी के लिए इनकलाब हो, वो हमारे शोहदाए पुलिस की इज्जत तकरीम के हवाले से इनकलाब हो, जो इन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है, तारीख इनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखेगी। हम सब उन्हीं के रहीने मिन्नत। आज अगर मैं एक डीएसपी के तौर पर खड़ा हूं, वेल इन टाइम प्रमोशन स्ट्रक्चर खड़ा कर देना और सिस्टम को ऑटो पे लगा देना, यह सारा सहरा उन्हीं के सर जाता है। सबसे बड़ा जो रैंक है वो है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब। उसके बाद एडिशनल आईजी, फिर मुख्तलिफ यहां पे कैटेगरीज हैं। एडिशनल आईजी फाइनेंस है, एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक है, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन है। मुख्तलिफ ये चेंज होते रहते हैं। फाइनेंस अपनी सारी मुख्तलिफ सेटअप को चलाने के लिए जो मुख्तलिफ पोस्टें होती हैं। अब उसके बाद आप डिवीजन लेवल पे आ जाएं, आरपीओ, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीपीओ। अब तहसील लेवल पे आ जाएं, एसडीपीओ, सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर। मुकामी थाने की सतह पे आ जाएं, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब यहां पे कहीं भी सब इंस्पेक्टर का नाम नहीं है, डीएसपी का नाम नहीं है, एसएसपी का नाम नहीं है, एसपी का नाम नहीं है। ये सारी चीजों के साथ साथ डीआईजी का नाम नहीं है। ये मैंने पहले जो नाम लिया सीक्वेंस के साथ, ये क्या था? और ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी ओब्लीग एएसपी, एसपी, एसएसपी, उसके बाद एसएसपी के बाद डीआईजी, एडिशनल आईजी और आईजी। ये सारा कुछ क्या है और ये सारा कुछ क्या है? अभी आप ये सिर्फ सीक्वेंस याद रखेंगे। उसके बाद ये डिपार्टमेंट काम किस तरह करते हैं, ये मुख्तलिफ जो मनसब हैं उनकी डिवीजन क्या है, इनके स्केल्स कौन कौन से हैं। अब मैं पर्टिकुलरली सब इंस्पेक्टर पे आ जाता हूं। सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या हैं, किस तरह का माइंडसेट चाहिए सब इंस्पेक्टर को पंजाब पुलिस के अंदर काम करने के लिए।
मैं बतौर डीएसपी 11 सालों में जो देखा है वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अब एक सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटीज को मौजूदा जो हमारी सहूलियात हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको सामने रखते हुए वो किस तरह अपनी ड्यूटीज प्ले करता है, ये आप बताएंगे, मैं भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये मैं अभी आपको जाविया नजर दे रहा हूं, ये हमारे एरियाज हैं और अब हमारे पास बड़े कैलकुलेटेड डेज रह गए हैं, इनको हम मजीद लिंगर ऑन करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पुलिस डिपार्टमेंट का एवोल्यूशन क्या है? आज पुलिस डिपार्टमेंट 2025 के अंदर हमारे सामने अपना जो मंजरनामा पेश करता है, यह किन किन इर्तिकाई अवामिल से होता हुआ, एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरता हुआ आज हमारे सामने मौजूद है, यह आपको पता होना चाहिए। यह पुलिस डिपार्टमेंट का संगे बुनियाद किसने रखा? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के सर सहरा जाता है इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का जो सबसे पहला पिलर पुलिस है, और हमारे मुआशरे के अंदर अमनो आमा कायम करने का रियासती जो सबसे पहला इदारा हरकत में आता है। और तमाम रियासती इदारों के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर डिसिप्लिन इस दौर के अंदर, अगर रियासत का पूरा डिसिप्लिन, रियासत की पूरी केमिस्ट्री और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सबसे बेस्ट डिसिप्लिन वे में अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है नजर, तो हमें पंजाब पुलिस नजर आ रहा है। अगर हम इन सिविल डिपार्टमेंट्स की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की में से बात करें जिनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हेडक्वार्टर पे बैठ के एक हुक्म देता है, अटक तक, इधर राजनपुर तक, कश्मीर तक, उधर पिंडी इस्लामाबाद की हदों तक, ऐसे मनोन हुक्म पहुंचता है। और रात के किसी भी लम्हे आपको कोई परेशानी लायक हो जाए, आप दूर दराज कहीं बैठे हैं, आपको उलझन हुई है, तो रियासती इदारे के तौर पर जिसको आपने मदद के लिए पुकारना है, जो सबसे पहले डिपार्टमेंट आपके दिल और दिमाग के अंदर आएगा वो यही पंजाब पुलिस है, जिसे आप 15 कॉल की शक्ल में पुकारते हैं। तो ये इदारा अपने पूरे नज्म ज़ब्त के साथ अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि आपके लिए आसानियां पैदा करें, नज्म ज़ब्त को मुआशरे के अंदर, जराइम की सरकोबी को बेहतरीन तरीके से अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए ये सारा कुछ करे। इस हवाले से इस महकमे ने बहुत सी जानी माली कुर्बानियां दी हैं। सीनियर तरीन हमारी कमांड ने अपनी जान के नजराने इस मुआशरे के अंदर इंसाफ का बोलबाला कायम करने के लिए, इंसाफ का अलम बुलंद करने के लिए अपनी जानी कुर्बानियां पेश की हैं। और इन कुर्बानियों में किसी भी किस्म का आपको अगर सेहरा नजर आता है तो हमारी सीनियर कमांड के सर नजर आता है, जो अपनी जूनियर कमांड को, जो अपनी सिपाह के अंदर यह एहसास पैदा कर देते हैं कि आपसे फेवरेट हमारा कोई नहीं है। तो हमारा जवान अमन आम कायम करने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, नज्म ज़ब्त करने कायम करने के लिए मुआशरे के अंदर वो अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है। ये सारी चीजें आपको इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस का, आप बतौर सब इंस्पेक्टर इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपको इन सारी चीजों का बखूबी इल्म होना चाहिए। मौजूदा दौर के अंदर पंजाब पुलिस किस तरह काम कर रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम चीजें हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, स्टेप वाइज बताएंगे। एक हफ्ते के अंदर ये तमाम चीजें आपकी इंशाल्लाह कैटेगोरिकल हो जाएंगी। 1861, अब मैंने जब इस पंजाब पुलिस के महकमे की बात की तो सबसे पहले मेरे ज़हन में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आया। लेकिन जब पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो
सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1861 में पुलिस एक्ट 1861 आया। उसके बाद पुलिस रूल्स 1934 आए। उसके बाद हमारे पास पुलिस ऑर्डर 2002 आता है। उसके बाद 2002 के पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर, की फंक्शंस ऑफ पंजाब पुलिस, चैलेंजेस फेस्ड बाय पंजाब पुलिस, रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट्स, एफर्ट्स जो की गई हैं वो सारी, लेजिस्लेशन क्या क्या हुई, ये सारी चीजें, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह हैं, ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको डिपार्टमेंट का सारा एवोल्यूशन समझ आएगा इंशाल्लाह। अब बेटा इन चीजों के साथ साथ जब आपने अपने बारे में जानकारी हासिल कर ली, ज्योग्राफिकली जहां पे आप मौजूद हैं उस मोहल्ले वकू को आपने देख लिया, अब पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, थाने की तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने हर चीज देख ली। आपका डीसी कौन है, उसका नाम क्या है, कमिश्नर का नाम क्या है, मत भूलिएगा ये चीजें। अब मैं करंट अफेयर्स की तरफ, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की तरफ आ रहा हूं। इन सारी चीजों को भी आपने ही लेके चलना है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह कौन कौन से इस टाइम कौन कौन से बर्निंग क्वेश्चंस है, लाइक 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई, इससे पहले टीएलपी वाला सारा ये जो इशू खड़ा हुआ और किस तरह गवर्नमेंट ने अपनी बेस्ट एफर्ट्स करते हुए उनको टैकल किया और सूबे के अंदर अमन आमा को किस तरह बहाल रखा, ये सारी एफर्ट्स, इसमें पुलिस का रोल, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रोल, हर लिहाज से आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपकी अपनी एक अप्रोच हो, ये चीजें कंटेम्प्रेरी आपको अफेयर्स की तरफ ले जाएंगी। कब होगा? जब बेटा आप अखबार पढ़ेंगे, अखबार का चोली दामन का साथ आपके दुरूद शरीफ के साथ है। जिस तरह अखबार बतौर एक सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट के आपके लिए वो तमाम चीजें देगा जिससे आपका एक स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप होगा, ऐसे ही दुरूद शरीफ भी आपको ये सारा कुछ देगा जिससे डिवाइन रिलेशनशिप आपका अल्लाह के साथ स्ट्रांग होगा। तो आप इस पोजीशन में होंगे इन सारी चीजों को रिटेन कर सकें, प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर सकें और एंड पे फाते के तौर पर आपका नाम आए जब फाइनल लिस्ट आए। हम ये सारी चीजें करेंगे। 26वीं 27वीं तरमीम किस तरह हमारे जुडिशियल सिस्टम को आगे लेके चलेगी, क्रिटिकली इसका एनालिसिस करेंगे ताकि आपको प्लस माइनस तमाम चीजों का आइडिया हो और अपना आप एक ओपिनियन शेप कर सकें। फिर ये चीजें आपने फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट बुक, फेवरेट पॉलिटिशियन, उसकी रीजन, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस स्कॉलर फेवरेट कौन सा है उसकी रीजन, रीजन के साथ हमेशा चलिएगा। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो फेवरेट पॉलिटिशियन है, जो पर्सनैलिटी है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने इंसानियत की भलाई के लिए काम किया, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपकी जो बेस्ट मेमोरी है आज तक और आपकी जो वर्स्ट मेमोरी है, और उस वर्स्ट मेमोरी ने या बेस्ट मेमोरी ने आपकी जात के ऊपर क्या असर छोड़ा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किसी रिलीजियस सेट से आपका ताल्लुक है, पर्टिकुलर लाइक आजकल ये टीएलपी का इशू बर्निंग इशू है, उस हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके प्लस माइनस पॉइंट्स आपके ओपिनियन को रिफाइन करेंगे। फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपने कभी भी किसी भी सूरत में बेटा वायलेंस को आपने सपोर्ट नहीं करना, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करना, हमेशा कानून की बात करनी है। कानून की हुक्मरानी बतौर सब इंस्पेक्टर जो आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने इंटरव्यू के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी को आपने इंटैक्ट रखना है, आपने वायलेंस को सपोर्ट नहीं करना और आपने सीनियर कमांड को नो नहीं कहना। अगर कोई इस तरह की आपके सामने क्वेश्चन आए कि आपकी सीनियर कमांड आपसे इस चीज का तकाजा कर रही है तो आपने कोई और सब्स्टिट्यूट पेश करना है कि मैं उसको इस तरह काउंटर करूंगा। आपने नो का वर्ड यूज नहीं करना, मैं नो कर दूंगा। आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने आइडियाज के अंदर शो करेंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बड़ा आम होता है कि कानून
आपके सामने एक रुकावट खड़ी कर रहा है और दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे एक इंसानी जान को बचाने का मसला है। तो आप कानून को तोड़ेंगे या इंसानी जान बचाएंगे? इस हवाले से आपका एक रिफाइंड ओपिनियन होना चाहिए। उसके अलावा वीमेन की रिस्पेक्ट, अगर मैंने कहा कि कानून को कंप्रोमाइज, कानून की अमलदारी को कंप्रोमाइज नहीं करना, तो उसके साथ बेटा वीमेन रिस्पेक्ट को आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। हर सूरत में वीमेन रिस्पेक्ट, सीनियर कमांड के अंदर डिसिप्लिन के एलिमेंट, तीन चीजें बतौर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आप डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में वीमेन रिस्पेक्ट नेवर बी कंप्रोमाइज्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ नेवर बी कंप्रोमाइज्ड, डिसिप्लिन मैटर में आपका ओपिनियन शुड नेवर बी कंप्रोमाइज्ड। सीनियर कमांड ने जो कहा किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होगा। इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। ये सारी चीजें इसके अंदर आपने रह के अपना रोल किस तरह प्ले करना है, पुलिस के अंदर प्रेशर है किस तरह सस्टेन करना है, साइकोलॉजिकली बतौर फीमेल कैंडिडेट आपने इन तमाम चैलेंजेस को किस तरह कोप करना है, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए कल 1 by 1 भी आपका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना इंट्रोडक्शन लिख के, अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल लिख के मुझे भेजेंगे। उनमें से 5 कैंडिडेट्स को मॉक इंटरव्यू, जिसमें आप सब शामिल होंगे, आप इस डिस्कशन के सिलसिले को सब सुनेंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने हर सूरत में आपने अखबार नहीं छोड़ना, इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, मुस्लिम वर्ल्ड, जो दुनिया के अंदर बर्निंग इश्यूज हैं, इनको आपने हर सूरत में लेके चलना है। हम ये आपके साथ सिलसिला चलाएंगे। आपका फीडबैक और आपका रिस्पांस इस हवाले से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1 by 1 मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन कल 5 होंगे, आप सब सुनेंगे। एक एक चीज को मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ आधा घंटा हमारा यह हुआ करेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट का एवोल्यूशन, इसका सर्वर स्ट्रक्चर, प्रमोशन क्राइटेरिया, चैलेंजेस, वो सब हम आपको साथ साथ आधा घंटा बताएंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर ये मोहम्मद सलमान। सर हम लोगों का ना जो रिजल्ट आज आया, मैंने आपसे शेयर भी किया था। सर मेरी असेसमेंट ये है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा भी बहुत अच्छा समझते हैं। सर वहाँ पे ना जो हमें रिजल्ट मिला है, वहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है कि आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी। उसके बरक्स जो हमारा पहले सीटीडी का साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होगा, जबकि यहाँ पे जस्ट ये लिखा हुआ है कि कॉल अप लेटर्स ऑफ दीज कैंडिडेट्स विल बी इशूड। सो सर क्या आपको लगता है कि हमारा साइकोलॉजिकल एग्जाम होगा? क्योंकि सर 2022 में भी नहीं हुआ था। बेटा आपने हर सूरत में तैयार करना है। आप पीरा के अंदर देख लें, 14 स्केल का एक एनफोर्समेंट ऑफिसर है, उसका उन्होंने साइकोलॉजिकल भी लिया है। आपने हमेशा बेटा अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करना है। 1-2 दिन के अंदर यह चीज क्लियर हो जानी है। और अगर आपके पास दिन थोड़े हुए तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीजों को तैयार करने का। ये चीजें आपको इंटरव्यू के अंदर भी फायदा देंगी। अगर आपका साइकोलॉजिकल पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं होगा, तो ये सवाल आपके इंटरव्यू के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट वहां पे बैठा होता है पैनल के अंदर, वो आपसे ये सवाल पूछता है और आपने ये हर सूरत में उनको काउंटर करना है। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।